गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 12वीं क्लास बीए में व्यवस्था तंत्र की रचना के विषय में बताऊंगी। व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया के क्रम। इसके पहले बच्चों आपने उसका अर्थ जाना, व्याख्या जाना, उसके लक्षण जाने। आज उसकी प्रक्रिया के क्रम के विषय में बताऊंगी। व्यवस्था तंत्र की रचना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है बच्चों। यह क्या है? एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अयोग्य रूप से अगर सही ढंग से इसकी रचना ना की जाए तो यह काफी दीर्घ समय तक नहीं चल सकता, वो बीच में ही रुक जाता है और इस प्रकार इस रचना का धीरे धीरे विनाश हो जाता है। ऐसा कौन कहता है? पीटर ऑफ ड्रकर जी का कहना है। व्यवस्था तंत्र की रचना के द्वारा कार्य कारण का संबंध स्थापित होता है। व्यवस्था तंत्र की रचना के द्वारा हम कार्य कारण का संबंध भी स्थापित करते हैं, इसलिए इसकी रचना उचित रीति से होनी चाहिए। इसलिए इसकी रचना कैसे उचित ढंग से की जानी चाहिए। पहला है लक्ष्यों की स्पष्टता। व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पूर्व इकाई के लक्ष्यों की स्पष्टता आवश्यक है। मतलब व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पहले इकाई का लक्ष्य स्पष्ट होना आवश्यक है। इकाई के मुख्य गौण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र व्यवस्था तंत्र का ढांचा रचा जाता है। इकाई का मुख्य और गौण यानी सही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यवस्था तंत्र की रचना का ढांचा बनाया जाता है। इकाई के लक्ष्यों के सुसंगत किस प्रकार का व्यवस्था तंत्र गठित किया जा सके, इसके लिए लक्ष्यों की स्पष्टता व्यवस्था तंत्र की रचना का प्रथम सोपान है। इकाई के लक्ष्य को सुसंगत रूप से गठित किया जाए, इसके लिए व्यवस्था तंत्र की रचना का ये प्रथम सोपान है। लक्ष्यों की स्पष्टता। अब दूसरा है कार्यों की सूची। इकाई के लक्ष्यों की स्पष्टता करने के बाद निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था तंत्रीय ढांचे द्वारा क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, इसकी सूची तैयार की जाती है। मतलब इकाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और कम समय में ये लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए क्या क्या कार्य करने होंगे, इसकी सूची तैयार करनी पड़ती है। यह सूची तैयार करते समय कोई महत्वपूर्ण कार्य रह न जाए और किसी कार्य को दोहराए न, इसकी विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। इसकी रचना करते टाइम सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि कोई कार्य बाकी न रह जाए और उसको वापस दोहराया न जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कार्यों की सूची तैयार करने के बाद उस पर पर्याप्त विचार विमर्श के आधार पर अंतिम विभाजन होना चाहिए। इसलिए इसकी सूची तैयार करते समय उस पर पर्याप्त रूप से विचार विमर्श किया जाता है, फिर सूची में उसको दर्शित किया जाता है। तीसरा है कार्यों का विभागीकरण। कार्यों की सूची तैयार होने के बाद सूची में दर्शित कार्यों में एक दूसरे के साथ जुड़े तथा एक समान कार्यों को एक समूह में रखकर कार्य करवाया जाता है। कार्यों को विक्रय विभाग, क्रय विभाग, हिसाब विभाग आदि विभागों में विभाजित करके श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण अपनाया जाता है। विभागीकरण के लिए इकाई के स्वरूप के अनुसार, भौगोलिक विस्तार के अनुसार, कार्यानुसार आदि रूप में विभाजन हो सकता है। उदाहरण के रूप में समग्र देश में वस्तु का विक्रय करती इकाई का विभाजन उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, मध्य जैसे जोन में विभाजित किया जाता है। इसी प्रकार के कार्यानुसार में विक्रय विभाग में विज्ञापन करना, पैकिंग करना, वितरण कार्य आदि विषयों के आधार पर विभागीकरण किया जाता है। अलग अलग विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को अलग अलग कार्य विभाग के अनुसार सौंपे जाते हैं। किसी को पैकिंग करना, किसी को विज्ञापन देना, किसी को बेचना, ये सब काम दिया जाता है। चौथा है विभागीय पद और योग्यता निश्चित करना। कार्यों का उचित विभागीकरण होने के पश्चात विभाग के कार्यों का दायित्व उठा सके ऐसे विभागीय पदों और उसके लिए उचित योग्यताएं निश्चित की जाती हैं। उदाहरण के रूप में विक्रय विभाग के लिए विक्रय अधिकारी। विक्रय विभाग के लिए क्या होना चाहिए? विक्रय अधिकारी होना आवश्यक है। विभागीय प्रमुख के अधीन अन्य पद या स्थान निश्चित करने का कार्य भी इसी क्रम में किया जाता है। पांचवा है अधिकार और दायित्व सौंपना। विभागीय पद, उप विभागीय पद और योग्यताएं निश्चित करने के
पश्चात प्रत्येक विभागीय अधिकारी अपने दायित्वों को सफलतापूर्ण पूर्ण कर सके। इसमें क्या है, प्रत्येक विभाग का अधिकारी जिसको जो पद प्राप्त किया गया है वो अपने विभाग में अपना दायित्व सफलतापूर्वक निभाने वाला होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक अधिकार होने चाहिए, उसके लिए उस अधिकारी को आवश्यक अधिकार दिए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पद के अधिकार स्पष्ट होने चाहिए, उसके लिए प्रत्येक पद के अधिकारी को उनका अधिकार स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए, जिससे कौन से पदाधिकारी का किसके साथ दायित्व होगा इसकी स्पष्टता होती है। जिससे क्या है, कौन से पदाधिकारी यानी किस अधिकारी को कौन सा अधिकार प्राप्त है इसका स्पष्टीकरण हो जाता है। अधिकार और दायित्व का प्रमाण उचित रूप से बना रहे, यह भी इस क्रम में अति आवश्यक है। इसमें बच्चों अधिकार और दायित्व का प्रमाण सही रूप से बना रहे, इसमें यह भी बहुत ही आवश्यक है। अंतर संबंधों की स्थापना। विविध पदाधिकारी व्यक्ति को उनके अधिकार और दायित्व सौंपने के पश्चात उनके मध्य अंतर संबंधों की स्थापना स्पष्ट रूप से हो, यह आवश्यक है। विभागीकरण द्वारा व्यवस्था तंत्र अधिकार और दायित्व का विकेंद्रीकरण किया जाता है, परंतु इसे विकेंद्रित प्रवृत्ति और कार्यों के संकलन के उद्देश्य से अंतर संबंधों की स्पष्टता के लिए केंद्रित बनाया जा सकता है। 7वां, व्यवस्था तंत्र का नक्शा तैयार करना। व्यवस्था तंत्र में शामिल प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी अपने स्थान के विषय में स्पष्टता प्राप्त कर सके, इसके लिए आकृति स्वरूप में व्यवस्था तंत्र का चार्ट या नक्शा तैयार करना चाहिए और इकाई में काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी उसे देख सके। इस प्रकार व्यवस्था तंत्र के नक्शे को नोटिस बोर्ड पर लगाना चाहिए। व्यवस्था तंत्र में क्या है, जो शामिल प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनको अपने स्थान के विषय में स्पष्टता रूप से सब कुछ प्राप्त होना चाहिए और सही समय पर सही आकृति के स्वरूप में व्यवस्था तंत्र में चार्ट और नक्शा तैयार किया जाना चाहिए, जिससे क्या जो कर्मचारी हैं उसको देखकर उनको इस प्रकार की व्यवस्था तंत्र को बोर्ड पर लगाना चाहिए। क्या ये नक्शा लगाने से क्या कर्मचारी देख के उसी हिसाब से अपना कार्य करेंगे। व्यवस्था तंत्र का ढांचा। प्रभावशाली संचालन के लिए आदर्श व्यवस्था तंत्र पर जोर दिया जाता है। संचालन कैसा प्रभावशाली हो उसके लिए आदर्श व्यवस्था तंत्र पर जोर दिया जाता है। व्यवस्था तंत्र का ढांचा व्यवस्था तंत्र के प्रकार को दर्शाता है। व्यवसायिक इकाई का स्वरूप, कद और दायित्वों के विभागीकरण के आधार पर व्यवस्था तंत्र का प्रकार निश्चित किया जाता है। पहला है रेखीय व्यवस्था तंत्र, कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र, औपचारिक व्यवस्था तंत्र, अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र, श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। तो पहला रेखीय व्यवस्था तंत्र देखेंगे। इसका अर्थ रेखीय व्यवस्था तंत्र अर्थात व्यवस्था तंत्र का प्राचीन और सरल प्रकार। सेना में इसका वर्षों से उपयोग किया जाता है। रेखीय व्यवस्था तंत्र का सेना में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे सैन्य व्यवस्था तंत्र भी कहते हैं। इसलिए बच्चों इसको हम सैन्य व्यवस्था तंत्र भी कहते हैं। अब हम रेखीय व्यवस्था तंत्र की रचना के विषय में कल जानेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था तंत्र में अधिकार का केंद्रीकरण उच्च स्तर पर होता है। अधिकार और दायित्व का विभाजन सीधी रेखा में उच्च स्तर के तल स्तर की ओर किया जाता है। इसमें ऊपर से नीचे सीधी रेखा में अधिकार दिए जाने के कारण इसे रेखीय व्यवस्था तंत्र कहते हैं। इसमें क्या है, अधिकार और दायित्व का विभाजन सीधी रेखा में किया जाता है, उच्च स्तर से तल स्तर तक और सीधी रेखा से डायरेक्ट नीची रेखा तक किया जाता है, इसलिए इसे रेखीय व्यवस्था तंत्र कहते हैं। इसमें प्रत्येक कर्मचारी का अपने उच्च स्तर के प्रति दायित्व होता है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में उच्च स्थान पर प्रमाण में अधिक अधिकार और निम्न स्थान पर अल्प अधिकार प्राप्त होते हैं। बच्चों इसकी रचना है वो उसको हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।